हेलो एवरीवन। तो मैं हूं सोनू मुखरे और मैं सभी के लिए लेके आया हूं स्पोर्ट्स ग्रेडेशन से रिलेटेड एक वीडियो। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को कौन सी ग्रेड के अंदर रखता है, कौन से लेवल के खिलाड़ी जो है किस ग्रेड के अंदर आते हैं और किस ग्रेड से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं सभी आप सभी को बताऊंगा कि स्पोर्ट्स के जरिए हम लोग हरियाणा सरकार के अंदर या हरियाणा स्टेट के अंदर किन किन सरकारी नौकरियों के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं और कौन कौन से गेम जो हैं हरियाणा स्पोर्ट्स पॉलिसी के अंदर आते हैं, उन सभी के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। तो मेरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर किसी भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए स्पोर्ट्स ग्रेडेशन क्या होती है। देखिए जब भी हम कोई नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या फिर इंटरनेशनल जब कोई टूर्नामेंट खेल के आते हैं और खेलने के बाद आने के बाद हमें एक प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है। उस प्रमाण पत्र को मिलने के बाद हम लोग ये मान लेते हैं, कुछ बच्चे ये मान लेते हैं कि हमारा ये सर्टिफिकेट है, यही आगे काम करेगा। लेकिन हमें जो है उसकी ग्रेडेशन करानी होती है। ग्रेडेशन का मतलब ये है कि ग्रेड लेनी होती है कि हरियाणा सरकार हमें कौन सी ग्रेड के अंदर रखता है। जैसे कि अगर हम साल 2017 की बात करें, उससे पहले जितनी भी ग्रेडेशन होती थी वो हम पूरे हरियाणा राज्य के अंदर 4 जो है जोन बनाए गए थे। 4 जोन्स के अंदर जो है ग्रेडेशन कराई जाती थी। देखिए उस समय पर जो है 2017 में जो है हरियाणा के अंदर जो जिलों की संख्या थी उसके हिसाब से 5-5 या 6 जिले एक जोन के अंदर रखे जाते थे। पहले जोन, सबसे पहले जो जोन रहता था वो रोहतक जोन रहता था और रोहतक जोन के अंदर जो है पानीपत डिस्ट्रिक्ट आती थी। पानीपत, सोनीपत और रोहतक और झज्जर, ये जो जिले थे रोहतक जोन के अंदर आते थे। इसका मतलब ये होता था कि हर महीने के जो दूसरा सोमवार होता है, हर महीने का जो दूसरा सोमवार होता था उसके अंदर इन डिस्ट्रिक्टों के खिलाड़ियों को सभी को जो है अपने अपने सर्टिफिकेट्स को लेकर रोहतक में पहुंचना होता था, छोटूराम स्टेडियम के अंदर। और उन्हें वहां पर जो है ग्रेडेशन का जो फॉर्म होता है वो लेके उन्हें वहां पर जाना होता था, फिल करके सारे डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करके लेके जाने होते थे। उसके बाद ग्रेडेशन होती थी। मैं बात कर रहा हूँ 2017 से पहले की। 2017 तक क्या होता था, उसके बाद जो है दूसरा जो जोन रहता था वो रहता था हिसार जोन। हिसार जोन के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते थे उस समय, मैं पहले की बात कर रहा हूं। कुछ बच्चे आज भी ये मान रहे होंगे कि हम इसी प्रकार से ग्रेडेशन करा सकते हैं, लेकिन ग्रेडेशन का जो सिस्टम है वो बदल चुका है। वीडियो के अंदर आपको मैं पूरा का पूरा सिस्टम समझा दूंगा किस प्रकार से आप ग्रेडेशन करवा सकते हैं और किस किस डिपार्टमेंट के अंदर आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। हिसार के अंदर जो है जींद, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, ये 4 जिले जो है इसके अंदर आते थे। और उसके बाद जो है तीसरे नंबर जो जोन रहता था वो अंबाला जोन रहता था। अंबाला जोन के अंदर कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र के बाद जो आता था अंबाला, यमुनानगर, ये जो जिले होते थे ये अंबाला जो है जोन रहता था उसके अंदर ये आते थे। और चौथे नंबर पर जो जोन होता था वो गुरुग्राम जोन होता था, गुरुग्राम। बाकी के जो जिले बचते हैं, भिवानी आपका उसके अंदर आ जाता है, चरखी दादरी जो है बाद में जिला बना है ये हमारा। और भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये सारे के सारे जो हैं इसके अंदर आ जाते थे। कुल मिला के 4 जोन के अंदर हमारा जो पूरा हरियाणा कवर हो जाता था। जिस प्रकार से मैंने रोहतक के अंदर बताया कि इन डिस्ट्रिक्टों के खिलाड़ियों को रोहतक पहुंचना होता था हर महीने के दूसरे सोमवार को, वही जींद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, इन जिलों के जो खिलाड़ियों को हिसार पहुंचना होता था, महावीर जो स्टेडियम है। और उसके बाद जो है अम्बाड़ा वाले बच्चों को कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर, ये जो बच्चे होते थे ये अम्बाड़ा के अंदर आते थे। और जो आपका बच जाता है गुरुग्राम, जो मेवात, पलवल, फरीदाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, इन सभी को जो है गुरुग्राम के अंदर जो स्टेडियम है ताऊ देवीलाल स्टेडियम, उसके अंदर जो है ये लोग ग्रेडेशन कराने के लिए पहुंचते थे और इनको वहां पर जाकर ग्रेडेशन मिलती थी। लेकिन जो है एक हरियाणा गवर्नमेंट ने गजेट निकाला और गजेट के अंदर की जो तारीख है वो मैं आप सभी को बताता हूं।
और जो है इन ग्रेडेशंस के साथ जो है एक ग्रुप डी की भर्ती के लिए हुई थी हरियाणा के अंदर। लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या किया था कि आपकी जो ग्रेडेशन है वो ठीक है, हम लोग मानते हैं, लेकिन एक तारीख थी 25 मई 2018 को एक गजट पास किया था हरियाणा सरकार ने। मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूं कि 25 मई 2018 को जो है हरियाणा सरकार ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिश्ड अथॉरिटी के माध्यम से ये जो है नोटिस जारी किया था, जिसके अंदर की हरियाणा के सभी खिलाड़ियों को 4 जोन के अंदर बांट दिया गया था, ग्रेड ए, बी, सी और डी। तो ग्रेड ए, बी, सी और डी ये क्या है, ये जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, ये मैं आप सभी को बताऊंगा। तो देखिए 25 मई 2018 को हरियाणा सरकार ने एक जो है गजट पास किया था, एक प्रस्ताव था वो पास किया था। उसके बाद ये बोला गया था कि जो है ग्रेड, देखो ग्रेड 4 मैंने बताई है आपको, ए, बी, सी और डी, इन चारों के बारे में विस्तृत रूप से मैं आपसे बात करूंगा कि ग्रेड ए के अंदर कौन से खिलाड़ी आते हैं, ग्रेड बी के अंदर कौन से खिलाड़ी आते हैं, ग्रेड सी के अंदर कौन से खिलाड़ी आते हैं, ग्रेड डी के अंदर कौन से खिलाड़ी आते हैं, और ग्रेड ए, बी, सी, डी, ये चारों की चारों जो ग्रेड है उनके अंदर हम कौन कौन सी पोस्ट के लिए स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी भर्ती के अंदर कितने % जो है खेल कोटा होता है। तो ये तो आप 1% ऐसे ही जान लेंगे कि जो हर कोई भी भर्ती होती है उसके अंदर 3% जो है वो स्पोर्ट्स कोटा हरियाणा सरकार देती है, चाहे वो कोई भी भर्ती हो। तो देखिए इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे, ए ग्रेड के अंदर आप कौन कौन सी पोस्ट जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी उच्च कोटि की पोस्ट रहती हैं उसके अंदर ए और बी ग्रेड के जो खिलाड़ी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सी ग्रेड के अंदर जो सी ग्रेड की नौकरियां होती हैं वो जो है अप्लाई कर सकते हैं। डी ग्रेड के अंदर यानी चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी की जो वैकेंसी होती है वो सिर्फ डी वाले ही अप्लाई ऊपर वाले भी कर सकते हैं, लेकिन डी वाले जो है सी ग्रेड की जो पोस्ट रहती है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो बी और ए ग्रेड की जो पोस्ट रहती है उसके लिए सी और डी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते वो अभी आगे जो डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा उसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि हम लोग जो है क्यों अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देखिए ए ग्रेड के अंदर अब सबसे पहले बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले आईओए जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। ये जो है विभिन्न खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताएं हर साल आयोजित करवाता है। उसके बाद जो है आईओसी है, आईओसी इंटरनेशनल जो है ओलंपिक कमेटी है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक और ओलंपिक से जितने भी कॉमनवेल्थ गेम है, पैरालंपिक है, डेफलिम्पिक्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंडर जो है आयोजित कराए जाते हैं। वैसे डिपार्टमेंट अलग अलग है, लेकिन एक बड़ी जो संस्था है, विश्व की सबसे बड़ी जो संस्था है किस गेम से रिलेटेड, वो यही है। मैं बताना चाहता हूं कि आधुनिक जो ओलंपिक खेल हैं वो जो है पियरे बैरन डी कुबर्टिन ने शुरुआत की थी, और सबसे पहली बार जो है 1896 के अंदर पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो लेकिन हम ग्रेडेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए ग्रेड ए के अंदर कौन से खिलाड़ी आते हैं। देखिए जिन बच्चों ने, पहले हम सबसे पहले ग्रेड ए की बात कर लेते हैं। ग्रेड ए के अंदर कौन से खिलाड़ी आते हैं। देखिए ए के अंदर वो खिलाड़ी आते हैं जो ओलंपिक या तो पार्टिसिपेंट हो या तो वो ओलंपिक पार्टिसिपेंट हो या वो ओलंपिक जो है मेडल मेडल उन्हें जीता है, ओलंपिक के अंदर मेडल उन्हें जीता है, या फिर ओलंपिक के अंदर उन्हें पार्टिसिपेट किया है, या फिर जो है उन्होंने जो है ग्रेड जो है एशियन गेम्स के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर एशियन गेम्स के अंदर मेडल प्राप्त किया है। अगर उन्होंने मेडल प्राप्त किया है तो ये जो खिलाड़ी हैं ग्रेड ए के अंदर आ जाते हैं। और इनकी ग्रेडेशन जो है हर जो है डिस्ट्रिक्ट नहीं देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेडेशन है पहले वो जोन के अंदर कराई जाती थी, लेकिन जो ग्रेड ए है और बी है वो आज भी जो है हमारा जो खेल डिपार्टमेंट है उसका जो मुख्यालय है वो है पंचकुला के अंदर, सेक्टर 17 के अंदर ताऊ देवीलाल स्टेडियम है। वहां पर जो है आप
जो है ए और बी ग्रेडेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई कराते हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट जब वेरीफाई कर देती है तो आप जो है मुख्यालय जो हमारा पंचकुला के अंदर है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर, वहां पर जाकर अपनी ए और बी ग्रेड प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखिए इसके जो बेनिफिट्स है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लीजिए ए ग्रेड मिलती किस किस को है, जो ओलंपिक पार्टिसिपेंट होते हैं या फिर जो ओलंपिक मेडलिस्ट होते हैं या फिर जो एशियन या कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेंट होते हैं, उनको जो है ग्रेड ए दी जाती है। एक बात जो है बीच में मैं आपको बताना जो है थोड़ा अच्छा समझूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपके लिए जानकारी से भरपूर है तो हमारी वीडियो आप लाइक करें और शेयर भी करें, अगर आपके दोस्तों को भी इस जानकारी से जो है सहायता मिलती है। तो देखिए मैंने जो बताया था कि 25 मई 2018 को जो गैजेट हरियाणा सरकार ने निकाला था, उसके अंदर क्या हुआ है, क्या चेंज हुआ है कि जो जोन थे वो जोन खत्म कर दिए गए और जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज सी और डी, सी एंड डी जो ग्रेड थी वो जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दी गई। मतलब कि क्या है कि अब बच्चों को दूसरी जो मतलब कि जोन के अंदर ज्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ेगा, दूसरे सोमवार की जो वेट नहीं करनी होगी। तो सी एंड डी ग्रेड जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। जैसे अगर कोई भिवानी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है तो भीम स्टेडियम के अंदर वो ग्रेडेशन करवाएगा, और जो जैसे पानीपत का कोई लड़का है तो वो शिवाजी स्टेडियम के अंदर ग्रेडेशन करवाएगा अपनी सी और डी। लेकिन ए और बी के लिए आपको पंचकुला हमारा जो खेल डिपार्टमेंट है वहां पर ही आपने पहुंचना पड़ेगा। पहले आप डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई कराएंगे, पूरा प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेडेशन का फॉर्म कैसे हम फिल करें और हम किस लेवल पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शुरू से आखिरी तक मेरी वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। तो सी और डी ग्रेड किनको मिलेगी ये आगे हम जानेंगे, क्योंकि हमने ए के बारे में बात करी थी। ये जो बात है मैंने आपको बीच में इसलिए बताई कि कहीं अब भी आप जो है ये सोच रहे हो कि हमें जो है अपने जोन के अंदर जाना पड़ेगा। बिल्कुल आपको अपने जोन के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। और सी और डी ग्रेड के लिए आप लोग जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही ग्रेडेशन करवा सकते हैं। और जो खेलों के अंदर स्पोर्ट्स कोटा देती है सरकार किसी भी वैकेंसी के अंदर, तो वो 3% जो है हरियाणा सरकार जो है दे रही है। और बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन जो रहते हैं उनके लिए ये सरकार काफी अच्छी है, फायदेमंद है। चाहे वो हरियाणा पुलिस की भर्ती से लेकर हम बात करें, चाहे वो कलरक की भर्ती से लेकर हम बात करें, चाहे वो आप ग्रुप डी की भर्ती को लेकर बात करें, हर किसी भर्ती के अंदर स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और देखिए जो ग्रुप जो ए की जो पोस्ट रहती है वो रहती है तहसीलदार, एसडीएम। ये जो मतलब हाई लेवल की जो वैकेंसी है उनके अंदर ग्रेड ए वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम बात करेंगे ग्रुप जो ग्रेड बी है। ग्रेड बी के अंदर क्या आएगा, ग्रेड बी किसको दी जाएगी, मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं। ग्रेड ए और ग्रेड बी अगर हमें प्राप्त करनी है तो हमें जो अपने डिस्ट्रिक्ट से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के, और हमें जो हमारा ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला है जहां पर हमारा स्पोर्ट डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार है, वहां पर जो है आप लोग उस फॉर्म को पहुंचाएंगे, वहां पर आपको ग्रेड दी जाएगी। क्योंकि ये कमेटी बैठती है और कमेटी डिस्कशन करती है कि जो खिलाड़ी है वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि बच्चों देखो स्पोर्ट्स के अंदर काफी जो डिपार्टमेंट है, मतलब क्या है कि धोखाधड़ी भी चलती रहती है, काफी एसोसिएशन जो है वो फ्रॉड रहते हैं। तो वहां पर जो है कमेटी क्या काम करती है कि वो चेक करती है कि ये ओरिजिनल जो है फेडरेशन से गेम को खेला है इसने, या वैसे ही जो डुप्लीकेट फेडरेशन आजकल चल रही हैं उससे इन्होंने खेला है। डिस्कशन के बाद जो है उसको ग्रेड दी जाती है। उसके बाद जो है एशियन गेम्स के अंदर अगर किसी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, एशियन गेम्स के अंदर किसी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, या फिर किसी बच्चे ने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो उसको जो है ग्रेड बी दी जाती है। और ग्रेड बी के जो खिलाड़ी हैं वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो हाई लेवल की जो पोस्ट रहती है उनके लिए जो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो ग्रेड बी है वो सिर्फ और सिर्फ एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, या फिर कोई ऐसी संस्था जो कि एशियन यानी कि महाद्वीपीय जो गेम रहते हैं, कम से कम जो है विदेश उसके अंदर कम से कम 10 जैसे कॉमनवेल्थ गेमों के अंदर 10 देश भाग लेते हैं, तो कम से कम जो है एशियन या फिर कोई भी द्वीप है, जैसे कि हम अपने हरियाणा की बात कर रहे हैं, एशिया महाद्वीप के अंदर हमारा भारत देश आता है। तो अगर हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एशिया महाद्वीप के अंदर टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो हमें बी ग्रेड मिल सकती है। यहाँ पर बात आ रही है सिर्फ पार्टिसिपेंट की।
अगर पार्टिसिपेट कोई करके आ रहा है तो, अगर कोई मेडल लेके आ रहा है तो उसको ग्रेड मिलेगी, अगर वो सिर्फ पार्टिसिपेट करके आ रहा है तो उसको ग्रेड भी दी जाती है। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आई होगी यहाँ तक की बात। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रही है तो मेरे पास कमेंट करिए, मैं आपके लिए स्पेशल एक और वीडियो इस टॉपिक पे जो है बना के भेजूंगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रेड सी के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेड सी की बात करें तो जितनी भी ग्रेड सी की भर्तियां होती है, चाहे वो कलरक से संबंधित है, कलरक है, चाहे वो पुलिस की भर्ती होती है, वो सभी के अंदर एलिजिबल होता है। और ग्रेड सी के अंदर कौन कौन बच्चे आते हैं? वो बच्चे जो कि नेशनल लेवल पर जो बच्चे मेडलिस्ट होते हैं, नेशनल लेवल पर मेडलिस्ट होते हैं। और कौन कौन से ग्रुप में? सीनियर और जूनियर ग्रुप में, सीनियर एंड जूनियर ग्रुप में अगर कोई बच्चा मेडलिस्ट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उसको जो है ग्रेड सी दी जाती है। ये मैं ध्यान रखिए कि सी ग्रेड की जितनी भी वैकेंसी होती है, चाहे वो कलर की है, पुलिस की है, नेशनल, अगर कोई मेडलिस्ट है सीनियर के अंदर, जूनियर के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उसको जो है ग्रेड सी दी जाती है। और उसको जो है अलग से उनकी लिस्ट लगाई जाती है। ये भी बात मैं आपको क्लियर करूंगा आज कि लिस्ट किस प्रकार से लगाई जाती है। तो ग्रेड डी बचती है। डी ग्रेड जो बचती है वो जो है, या तो कोई बच्चा सीनियर जूनियर नेशनल के अंदर पार्टिसिपेंट है, नेशनल के अंदर सीनियर और जूनियर के अंदर, सीनियर एंड जूनियर के अंदर अगर कोई पार्टिसिपेंट है, अगर किसी ने सीनियर एंड जूनियर नेशनल के अंदर पार्टिसिपेट किया है तो वो जो है डी ग्रेड का जो है हकदार होता है, उसको डी ग्रेड दी जाती है। और अगर कोई सीनियर स्टेट या जूनियर स्टेट के अंदर जो है, स्टेट टूर्नामेंट के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, स्टेट टूर्नामेंट जो होती है, अगर कोई इसके अंदर जो है मेडलिस्ट है, अगर कोई मेडलिस्ट है इस टूर्नामेंट के अंदर, चाहे वो सीनियर स्टेट है चाहे वो जूनियर स्टेट है, अगर उसके अंदर कोई मेडलिस्ट है यानी कि गोल्ड मेडल उन्होंने प्राप्त किया है, तो उसको जो है डी ग्रेड दी जाती है। और डी ग्रेड के जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ और सिर्फ डी ग्रुप के फॉर्म भर सकते हैं। जो डी ग्रुप की जो वैकेंसी आती है, डी ग्रुप की जो भी वैकेंसी आती है उसके अंदर ही वो एलिजिबल हो गए। तो मैंने आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और जो है डी ग्रेड के बारे में कंप्लीट आपको बताया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है कि कौन कौन सी जो है डी ग्रेड, ए ग्रेड और जो है ए बी सी डी सारे के बारे में मैंने बताया है। अच्छा, बी ग्रेड के अंदर मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, बी ग्रेड के अंदर और कौन से आते हैं और कौन से खिलाड़ियों को बी ग्रेड दी जाती है। कोई भी खिलाड़ी जो इंडिया टीम किसी ने रिप्रेजेंट की है, कोई भी खिलाड़ी जिसने इंडिया रिप्रेजेंट की है, बेशक उसका मेडल आया है या नहीं आया है, तो उसको बी ग्रेड दी जा सकती है और बी ग्रेड उसको मिल सकती है। तो बात आती है अब कि हमारे पास क्या क्या जो है ग्रेडेशन के लिए होना चाहिए और ग्रेडेशन से हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे, हम ग्रेडेशन क्यों करवाएं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो भी प्रमाण पत्र, जो भी सर्टिफिकेट हमें मिलता है, वो जो है एक कागज की तरह होगा अगर हम उसकी ग्रेडेशन ना करवाएं तो। ग्रेडेशन हमें लाइफ में एक बार करानी होती है। जैसे कि अगर स्टेट मेडलिस्ट हो गए हैं तो हम डी ग्रेड करा लेंगे, और उसके बाद अगर उसके बाद नेशनल जीत लेते हैं तो हम जो अप्लाई करेंगे कि हमारी ग्रेड जो है बढ़ गई है, सी की हो गई है, तो हम उसके लिए अप्लाई करेंगे और हमारी ग्रेड जो है डी से सी में आ जाएगी। अगर हम उसके बाद इंटरनेशनल में पहुंच जाते हैं तो हम बी ग्रेड के हकदार हो जाते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना फॉर्म फिल करेंगे और हम जो है बी ग्रेड के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, डी और सी ग्रेड जो है वो आपको स्टेडियम से मिल जाएगी। आपका जो डिस्ट्रिक्ट का स्टेडियम लगता है, हेड ऑफिस जो है स्पोर्ट डिपार्टमेंट का, डीएस ऑफिस जो है, वहां से आपको जो है सी और डी ग्रेड मिल जाती है। लेकिन अगर आप बी ग्रेड के हकदार हो जाते हैं, इंडिया टीम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा कि फॉर्म फिल करना होगा, अपने स्टेडियम से आपने साइन कराने होंगे जो आपके डीएसओ हैं, और उसके बाद आपको ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो आपका पंचकुला में स्थित है वहां पर पहुंचना होगा। और वहां पर पहुंच के आपको क्या मिलेगा कि रिस्पांस आपको दिया जाता है कि आपको एक तारीख दी जाती है, इतने तारीख को आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए और आप वेरीफाई कराइए, आपको ग्रेड दी जाएगी और आपको बी ग्रेड दी जाएगी। ए ग्रेड के लिए भी सेम प्रोसीजर है जो बी ग्रेड के लिए है, लेकिन ओलंपिक या तो वो मेडलिस्ट हो या फिर ओलंपिक वो पार्टिसिपेंट हो या फिर एशियन, कॉमनवेल्थ या फिर कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट, अगर उसके अंदर उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है, पोजीशन प्राप्त की है, तो वो जो है बी ग्रेड के लिए जो है ए ग्रेड के लिए रहेगा। और अगर किसी ने एशियन गेम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट किया है, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेंट किया है सिर्फ, तो वो बी ग्रेड के अंदर आएगा। सी ग्रेड के अंदर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट जो रहेंगे, सी ग्रेड के अंदर जो है नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहेंगे, जूनियर रहे चाहे सीनियर रहे,
उसके बाद आपका जो डी ग्रेड आ जाती है, अगर कोई सीनियर और जूनियर नेशनल के अंदर जो है पोजीशन नहीं लेके आया, मतलब पार्टिसिपेंट अगर कोई होता है तो उसको डी ग्रेड दी जाती है, या फिर सीनियर स्टेट के अंदर, जूनियर स्टेट के अंदर उसने गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया हो, तो वो जो है इसका जो है हकदार रहता है ग्रुप डी का। तो अब जो है मैं आपको कुछ कैटेगरी बता देता हूँ खिलाड़ियों की कि किस किस कैटेगरी के जो खिलाड़ी होते हैं। तो सबसे पहले जो टूर्नामेंट रहते हैं, टूर्नामेंट के प्रकार देख लेंगे। सबसे पहले जो है ओलंपिक टूर्नामेंट रहते हैं हमारे। एक स्पेशल टॉपिक जो है ओलंपिक, उसके बारे में एक स्पेशल में वीडियो आपके लिए बना के दूंगा। ओलंपिक गेम्स के जो हिस्ट्री है, ओलंपिक्स गेम्स के बारे में जो भी बात रहेगी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो उसके अंदर देखिए कि इसको होल्ड कौन करता है। जो आईओसी मैंने आपको बताया था, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है वो जो है रिप्रेजेंट करती है, वो जो है इन खेलों को कंट्रोल करती है, ओलंपिक खेलों को। उसके बाद जो है इसी के अंदर आ जाता है पैरालंपिक्स। इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको जो है आईपीसी कंट्रोल करती है, यानी कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो रहती है वो इन गेमों को कंट्रोल करती है। उसके बाद जो एक बचता है आपका, वो बचता है यूथ ओलंपिक्स। इसको भी कंट्रोल कौन करता है? इसको भी आपकी आईओसी कंट्रोल करती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसको कंट्रोल करती है। उसके बाद जो है एशियन गेम्स को जो है, एशियन गेम्स कब स्टार्ट हुए थे? देखो, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री है श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने एशियन गेम्स को शुरू किया गया था 1951 में। और जो है इसको कंट्रोल कौन करता है? आईसीए करता है, ओसीए यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है पैरा एशियन गेम्स जो रहते हैं, पैरा एशियन गेम्स जो है इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको करता है एपीसी यानी कि एशियन पैरालंपिक कमेटी, इसको कंट्रोल करती है। एशियन पैरालंपिक कमेटी जो है पैरा एशियन गेम्स को कंट्रोल करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आ जाता है वो कॉमनवेल्थ गेम्स आ जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जो रहते हैं इसको कंट्रोल कर। देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर मैं आपको स्पेशल एक बात बताना चाहता हूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो रहते हैं वो जो हैं आपके जो हैं उन 10 देशों के अंदर खेले जाते हैं। 10 इस कॉमनवेल्थ गेम में कितने टीमें भाग लेती हैं? 10 टीमें भाग लेती हैं। और कितने जो है इसके अंदर जो है वो देश भाग लेते हैं जो कि कभी अंग्रेजों के गुलाम ही होते थे। कॉमनवेल्थ गेम जो रहते हैं वो राष्ट्रमंडल खेल कहलाते हैं। वो 10 राष्ट्र जो कि एक मंडल के तहत रहते थे, मतलब कि वो एक अंग्रेजों के तहत थे। 10 के 10 गुलाम देश थे, उनको जो है कॉमनवेल्थ गेम के अंदर उनके कराए जाते हैं। तो इनके जो आयोजन कराता है वो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन कराता है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन यानी कि CGF यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन जो है इनको आयोजित कराता है। भारत के अंदर ये एक बार आयोजित हुए हैं 2010 के अंदर। 2010 के अंदर जो है इसके अंदर अगर आपने दंगल मूवी देखी है तो दंगल मूवी के अंदर जो वो लड़की है गीता फोगाट, जो कि सबसे आखिरी वाली फाइट लड़ती है, वो 2010 के ओलंपिक खेल थे, कॉमनवेल्थ गेम्स थे जो कि 2010 में नई दिल्ली के अंदर खेले गए थे। देखिए, डेफलिम्पिक्स के बारे में अगर बात करें तो डेफलिम्पिक्स इसके बाद जो आते हैं वो डेफलिम्पिक्स आते हैं।
डेफलिम्पिक्स गेम्स जो रहते हैं आपके, डेफलिम्पिक गेम्स जो है इनको कंट्रोल कौन करता है? तो इनको जो कंट्रोल करता है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ। डीफ यानी कि जो बहरे जो लोग रहते हैं उनके लिए जो टूर्नामेंट कराए जाते हैं, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ। यानी कि ये किससे रिकॉग्नाइज होता है? आईओसी से। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसको रिकॉग्नाइज करती है, और इसको कंट्रोल कौन करता है टूर्नामेंट्स को? इनको करता है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ। देखो उसके बाद जो है बहुत सी टूर्नामेंट ऐसे होती हैं जैसे कि SGFI है, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर के अंदर है। उसके बाद जो है बहुत से प्रकार की टूर्नामेंट जो है हमारे भारत देश के अंदर भी खेली जाती हैं। कौन कौन से टूर्नामेंट जो है बच्चे को मिलती है, टूर्नामेंट जो है बचपन से लेकर और उसकी जो है जॉब ज्वाइनिंग तक या फिर उसके करियर के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन से टूर्नामेंट खेलकर वो ग्रेजुएशन करवा सकते हैं हरियाणा सरकार के अंदर, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर वो नौकरी पा सकते हैं, वो जानने के लिए देखिए। और सभी को मैं यही कहूँगा कि हमारे जो वीडियोज हैं उनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हमारा जो ध्यान है वो आपकी तरफ और ज़्यादा हो और हम और ज़्यादा जो वीडियोज हैं वो आपके लिए बनाते रहें। तो देखिए सबसे पहले जो है अंडर 12 शुरू हो जाता है। अंडर 12 जो क्रिकेट के अंदर देखो अंडर 11 भी होता है, क्रिकेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी मैं और सभी गेम्स की बात कर रहा हूँ। तो अंडर 12 होता है। अंडर 12 के अंदर जो बच्चा होता है वो 5th क्लास से नीचे होना चाहिए। अंडर 12 के अंदर 12 साल से नीचे होना चाहिए, और 5वीं क्लास से के अंदर वो कम से कम पढ़ता हो 5वीं, 4थी, 3री, 2री, 1ली, ये क्लास जो रहती है इनके अंदर आप जो है बच्चे को अंडर 12 टूर्नामेंट के अंदर भाग जो है बच्चे को मिल सकता है। और उसके बाद जो है अंडर 14 आ जाता है। अंडर 14 यानी अंडर 14 जो है इसके अंदर जो बच्चा है 8th क्लास से नीचे। वैसे हरियाणा सरकार ने कुछ 2 साल से जो है कक्षा का जो मैटर है वो समाप्त कर दिया है। तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, पुराने नियम के अंदर भी ये होता था कि कक्षा का मैटर होता था। अब जो है सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का मैटर रहता है कि डेट ऑफ बर्थ के अंदर बच्चा 14 साल से नीचे होना चाहिए और स्कूल के अंदर उसका नाम होना चाहिए, तो वो है किसी स्कूल को, किसी इंस्टीट्यूट को पार्टिसिपेट जो है रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद जो आता है वो आता है अंडर 16। अंडर 16 को एक नाम और दिया जाता है, सब जूनियर का नाम दिया जाता है। अंडर 16 को सब जूनियर का भी नाम दिया जाता है। उसके बाद जो अंडर 17 आता है। अंडर 17 जो स्कूल का टूर्नामेंट होता है, ये जो एसोसिएशन का टूर्नामेंट होता है अंडर 16 सब जूनियर। और जो अंडर 17 है वो SGFI का टूर्नामेंट है, SGFI। तो देखिए SGFI का मतलब स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। मैंने अभी आपको बताया था कि बेंगलोर के अंदर इनका मुख्यालय है। उसके अभी हाल ही में इसको थोड़ा बैन भी कर दिया गया था SGFI को, क्योंकि काफी भ्रष्टाचार इसके अंदर फैल गया था। पूरा प्राचीन ओलंपिक गेम्स की तरह, जैसे प्राचीन ओलंपिक गेम्स के अंदर जो है काफी भ्रष्टाचार फैल गया था। और जो रोम का उस समय का जो शासक था थियोडोसियस, उन्होंने उस गेम को बंद करवा दिया था। वीरे बैरन कुबर्टी ने पूरे विश्व के अंदर एक मीटिंग रखी और उन्होंने दोबारा से इन गेम्स को शुरुआत करवाई थी। इनको आधुनिक ओलंपिक खेल कहा जाता है, प्राचीन ओलंपिक है। ये पूरा का पूरा मैटर मैं आपको एक वीडियो के अंदर काफी अच्छा बना के दूंगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, एक स्टोरी के रूप में याद हो जाएगा। अंडर 17 के बाद अंडर 19 जो है टूर्नामेंट आती है। ये क्रिकेट का जो टूर्नामेंट रहता है वो कुछ अलग एज ग्रुप रहते हैं, उसके अंदर अंडर 15 भी रहता है, अंडर 16 भी रहता है, अंडर 17, अंडर 18 भी रहता है, अंडर 19 भी रहता है। लेकिन और गेमों की आप बात करेंगे, जैसे वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, थ्रो बॉल है, उनके अंदर ये एज ग्रुप रहते हैं। अंडर 19 टूर्नामेंट रहता है, और अंडर 19 को अंडर 19 टूर्नामेंट ही बोला जाता है, इसको जूनियर भी बोला जाता है। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे जूनियर नेशनल खेला हुआ हूँ या जूनियर नेशनल मेरा सिलेक्शन हुआ, जूनियर नेशनल कैंप में मुझे जाना है, तो जो है आप जो है जूनियर के अंदर यानी अंडर 19 साल से नीचे जो टूर्नामेंट है। उसके बाद जो है जो अंडर 21 टूर्नामेंट आते हैं। अंडर 21 टूर्नामेंट के अंदर कौन कौन से बच्चे आते हैं? यूथ टूर्नामेंट इसको बोला जाता है, यूथ टूर्नामेंट। और यूथ टूर्नामेंट के अंदर जो 21 साल से नीचे के जो बच्चे आते हैं वो यूथ टूर्नामेंट के अंदर आते हैं। और अगर इनके अंदर जो बच्चा निकल जाते हो वो सीनियर एज ग्रुप इसके बाद आ जाता है, सीनियर एज ग्रुप। ऐसा नहीं है कि जो ये बच्चे हैं ये सीनियर के अंदर नहीं खेल सकते हैं, खेल सकते हैं, ये बिल्कुल सीनियर के अंदर खेल सकते हैं। लेकिन जो है एज का क्राइटेरिया होता है, देखो बहुत अच्छा बच्चा जो है अंडर 12 से अगर खेलना सीखेगा उसको फिर अंडर 14 में मौका दिया जाएगा, 16 में, 17 में, 19 में, 21 में, और उसके बाद वो सीनियर के अंदर पहुंच जाता है। भारत देश के अंदर जो है खास बात और भी है कि भारत देश का जो है विदेशी टूर्नामेंटों के अंदर या फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर जो रिजल्ट है वो डाउन रहता है। उसके पीछे जो कारण रहता है वो ये रहता है कि
हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो बार बार जो है अपनी एज कम करा के खेलते रहते हैं, जिसके कारण कि मस्कुलर जो सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम जो है, जो नए उनका मस्कुलर सिस्टम काफी स्ट्रांग हो जाता है, वो एज कम करा लेते हैं और वो खेलते हैं। तो जो नए बच्चे उभरने होते हैं वो नए बच्चे उभर नहीं पाते हैं, और वो बच्चे भी फिर कम करा लेते हैं, जिसके कारण कि एक सिस्टम बना हुआ है कि भारत देश के अंदर चाहे वो कोई भी गेम है, उम्र को कम करा लेते हैं और मस्कुलर सिस्टम की पावर जो है कम उम्र में वो ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक्यूरेट एज के अंदर खेलते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस 100% जो है अच्छी रहती है। और दूसरी बात, नशे वगैरह से अगर खिलाड़ी दूर रहेंगे तो उसको जो है काफी ज्यादा बेनिफिट होगा बच्चे को, और काफी लंबे साल तक जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है। काफी लंबे साल तक वो जो है किसी भी गेम को अच्छे से खेल सकता है, चाहे वो किसी भी गेम का खिलाड़ी, चाहे वो क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है। तो अब जो है एक बात आ जाती है कि भाई आपने सर हमें इतनी बातें बताई हैं कि किस प्रकार के खिलाड़ी रहते हैं, कि क्या लेवल रहते हैं खिलाड़ियों के, तो अगर हमें स्पोर्ट्स ग्रेडेशन करानी है तो कैसे कराएं। तो उसके लिए देखिए आपके पास जो है, आप जो है एक स्पोर्ट्स ग्रेडेशन का फॉर्म निकलवाएंगे। आप जो है हरियाणा की जो है हरियाणा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के अगर वेबसाइट पर जाएंगे, हरियाणा स्पोर्ट्स यूथ एंड जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर आपको स्पोर्ट्स ग्रेडेशन का फॉर्म अलग से मिल जाएगा। उसको आप निकलवा लेंगे, उसका प्रिंट आउट निकलने के बाद उसके पीछे आपको क्या क्या लगाना है, आपने पहले तो वो फार्म को फिल करने हैं। पहले नंबर पर आपको जो है फॉर्म को फिल कर लेना है, और फॉर्म को फिल करने के बाद आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पर आपको 10th की मार्कशीट आपकी लगानी है, क्योंकि 10th की मार्कशीट जो होती है उसके अंदर आपकी DO भी होती है, जो कि काफी मायने रखती है किसी भी जो है प्रतियोगिता के अंदर। और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर आपने जो अपनी 12th की मार्कशीट लगानी है, क्योंकि आप जो है 12th पास भी होने चाहिए। ये आपके एजुकेशन के अंदर रहती है कि 12th पास होना चाहिए बच्चा। उसके बाद जो है चौथे नंबर पर आती है आपकी कि आपको जो है सीरियल के अंदर आपके सर्टिफिकेट होनी चाहिए। सीरियल के अंदर सर्टिफिकेट आपके कौन कौन सी, जैसे सबसे पहले आप जो है डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेले हैं उसका आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद 5वें नंबर पर आपके पास क्या होना चाहिए, 5वें नंबर पर आपके पास जो भी स्टेट टूर्नामेंट आपने खेली है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जो है इसके अंदर जो आप पोजीशन होल्डर हैं या नहीं, आप जिस भी लेवल का करा रहे हैं, अगर आप डी ग्रेड करा रहे हैं तो आपके पास अगर यहाँ पर आप पोजीशन होल्डर हैं, अगर आप पोजीशन होल्डर हैं तो आपकी यहाँ पर डी ग्रेड मिल जाएगी आपको। अगर आप स्टेट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो पोजीशन अगर स्टेट के अंदर आपकी है तो आपको डी ग्रेड मिल जाएगी। उसके बाद जो है 6ठे नंबर पर आ जाता है कि आपने एक नेशनल खिलाड़ी हैं। अगर आप एक नेशनल खिलाड़ी हैं और आपके पास जो है पोजीशन नहीं है तो आप डी ग्रेड के लिए जाएंगे। अगर आपके पास पोजीशन है, अगर आपके पास पोजीशन है तो पोजीशन के लिए आप लोग सी ग्रेड के लिए जाएंगे। और ये दोनों की दोनों जो है आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ही करा लेंगे। कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपकी है वहां के स्टेडियम से आप बात करिए। जो स्टेडियम अधिकारी हैं, जो DSO होते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो होता है, उससे अगर आप बात करेंगे तो आपको ग्रेडेशन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। और आपकी जो है डॉक्यूमेंट अगर आप क्लियर करके दे रहे हैं तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए जाएंगे और आपको ग्रेडेशन साथ के साथ हाथों हाथ आपको दे दी जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पे आपको क्या लगाना है कि आपको जो है, अगर आप एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, अगर आप एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं तो आपको क्या करना होगा। इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट हैं, उसके बाद दोस्तों जो बात आती है, अगर आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और इंटरनेशनल के अंदर आप पार्टिसिपेट है तो कोई इंटरनेशनल भी आप दो तरीके से हो सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए इंटरनेशनल के अंदर सबसे पहले तो आप एशियन प्लेयर हो सकते हैं। एशियन के अंदर आप जो है मेडल प्राप्त कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ के अंदर आप मेडल प्राप्त कर सकते हैं। ओलंपिक गेमों के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेडल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल के अंदर आप कोई भी टूर्नामेंट आप चले जाएं, एशियन, कॉमनवेल्थ या फिर कोई भी टूर्नामेंट चले जाएं तो वो जो है आप इंटरनेशनल के अंदर आ जाएंगे, यानी कि भारतीय टीम आपने रिप्रेजेंट की है तो आप जो है ग्रेड सी के अंदर रहेंगे। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट किया है तो आप जो है ग्रेड जो आपकी सी रहेगी आप। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल के अंदर पोजीशन प्राप्त करते हैं, चाहे वो क्रिकेट गेम है, चाहे वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, थ्रो बॉल है, चाहे कोई भी गेम है, तो आप जो है ग्रेड बी के अंदर आ जाते हैं अगर आप इंटरनेशनल के अंदर पोजीशन प्राप्त
करते हैं तो आप जो है पोजीशन प्राप्त करते हैं एशियन के अंदर, जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, तो आप पोजीशन जो है अगर प्राप्त करते हैं तो आप जो है ग्रेड बी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो रहेगा आपका जो सर्टिफिकेट वहां पर चाहिएगा। अगर आप जो है ओलंपिक पार्टिसिपेट करते हैं तो देखिए अगर यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप बी ग्रेड के अंदर आएंगे। तो देखिए उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप जो है इंटरनेशनल के अंदर जाते हैं, चाहे वो एशियन गेम्स के अंदर जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जाते हैं, अगर वहां पर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप जो है पोजीशन सी के अंदर, यानी कि आप ग्रेड सी के अंदर रहते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल के जाते हैं और एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, जो कि एक द्वीप के गेम होते हैं, वहां पर अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको ग्रेड बी दी जाती है। अगर आप वहां पर पोजीशन होल्डर करते हैं तो आपको जो है ग्रेड बी दी जाती है। अगर आप ओलंपिक के अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ओलंपिक के अंदर आप मेडल उठाते हैं, तो आपको जो है ग्रेड ए दी जाएगी। अगर आप ओलंपिक के अंदर से पार्टिसिपेट करते हैं तो आप बी के अंदर जाएंगे, लेकिन ओलंपिक के अंदर अगर आप पोजीशन लेते हैं तो आपको जो है ए दी जाएगी। और दूसरी तरीका क्या है आपका कि जो एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच जो है 4 इयर्स जो गैप रहता है, 4 साल के बाद ओलंपिक गेम होते हैं, अगर आप 4 के 4 ईयर जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर कोई ना कोई पोजीशन होल्डर रखते हैं तो भी आपको जो है ग्रेड ए दी जाती है। ये सर्टिफिकेट आप उसके साथ जो है लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या लगाना होगा, जो है 10वें नंबर पर आपको क्या लगाना होगा। देखिए ऐसे नहीं है कि आपको ये लगाना है जरूरी, अगर आप स्टेट तक है तो आपको ये सर्टिफिकेट लगाने हैं बस, लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय तक जाओगे तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट है ये लगाने होंगे। उसके बाद आपको लगाना होगा अपना रेजिडेंट सर्टिफिकेट। जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा, जो आपका डोमिसाइल होता है, हरियाणा स्टेट जो डोमिसाइल रहता है वो लगाना होगा। उसके बाद 11वें नंबर पर आपको लगाना होगा कि आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो रहेगा आपका, यानी आप जो है कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, जनरल के अंदर आते हैं, ओबीसी के अंदर आते हैं, या फिर जो है आप एससी के अंदर आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। हरियाणा के अंदर एसटी तो है भी नहीं बिल्कुल भी, तो 3 ही है, जनरल के अंदर, ओबीसी के अंदर या फिर एससी के अंदर आप लगाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आप लगा लेते हैं तो आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट जो आपका एसोसिएशन रहता है, जैसे कि वॉलीबॉल गेम की बात करें तो वॉलीबॉल एसोसिएशन जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का रहेगा, उसका जो जनरल सेक्रेटरी रहेगा वहां से आप साइन कराएंगे और डीएसओ के पास जमा कराएंगे और आपकी ग्रेडेशन आपको सी तक मिल जाएगी। और डीएसओ के साइन के बाद आप जो है पंचकूला जमा कराते हैं, यानी अगर हम इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं तो आपको ए या बी दी जाएगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कोई भी समस्या है इस वीडियो से लेकर तो आप हमारे पास कमेंट करिए, उसको हम सुधार करेंगे। थैंक यू। उसके बाद दोस्तों जो बात आती है, अगर आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और इंटरनेशनल के अंदर आप पार्टिसिपेट है, तो कोई इंटरनेशनल भी आप 2 तरीके से हो सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए इंटरनेशनल के अंदर सबसे पहले तो आप एशियन प्लेयर हो सकते हैं। एशियन के अंदर आप जो है मेडल प्राप्त कर सकते हैं, कॉमनवेल्थ के अंदर आप मेडल प्राप्त कर सकते हैं, ओलंपिक गेमों के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेडल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल के अंदर आप कोई भी टूर्नामेंट आप चले जाएं, एशियन, कॉमनवेल्थ या फिर कोई भी टूर्नामेंट चले जाएं, तो वो जो है आप इंटरनेशनल के अंदर आ जाएंगे, यानी कि भारतीय टीम आपने रिप्रेजेंट की है तो आप जो है ग्रेड सी के अंदर रहेंगे। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेट किया है तो आप जो है ग्रेड जो आपकी सी रहेगी आप। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल के अंदर पोजीशन प्राप्त करते हैं, चाहे वो क्रिकेट गेम है, चाहे वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, थ्रो बॉल है, चाहे कोई भी गेम है, तो आप जो है ग्रेड बी के अंदर आ जाते हैं। अगर आप इंटरनेशनल के अंदर पोजीशन प्राप्त करते हैं तो आप जो है पोजीशन प्राप्त करते हैं एशियन के अंदर, जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, तो आप पोजीशन जो है अगर प्राप्त करते हैं तो आप जो है ग्रेड बी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो रहेगा आपका जो सर्टिफिकेट वहां पर चाहिएगा। अगर आप जो है ओलंपिक पार्टिसिपेट करते हैं तो देखिए अगर यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप बी ग्रेड के अंदर आएंगे। अगर आप यहाँ पर पोजीशन होल्डर हैं तो आप बी ग्रेड के अंदर आएंगे। अगर आप ओलंपिक के अंदर जो है आप लोग
तो देखिए उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप जो है इंटरनेशनल के अंदर जाते हैं, चाहे वो एशियन गेम्स के अंदर जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जाते हैं, अगर वहां पर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप जो है पोजीशन सी के अंदर यानी कि आप ग्रेड सी के अंदर रहते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल के जाते हैं और एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, जो कि एक द्वीप के गेम होते हैं, वहां पर अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको ग्रेड बी दी जाती है। अगर आप वहां पर पोजीशन होल्डर करते हैं तो आपको जो है ग्रेड बी दी जाती है। अगर आप ओलंपिक के अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ओलंपिक के अंदर आप मेडल उठाते हैं, तो आपको जो है ग्रेड ए दी जाएगी। अगर आप ओलंपिक के अंदर से पार्टिसिपेट करते हैं तो आप बी के अंदर जाएंगे, लेकिन ओलंपिक के अंदर अगर आप पोजीशन लेते हैं तो आपको जो है ए दी जाएगी। और दूसरी तरीका क्या है आपका कि जो एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच जो है 4 इयर्स जो गैप रहता है, 4 साल के बाद ओलंपिक गेम होते हैं, अगर आप 4 के 4 ईयर जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर कोई ना कोई पोजीशन होल्डर रखते हैं तो भी आपको जो है ग्रेड ए दी जाती है। ये सर्टिफिकेट आप उसके साथ जो है लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या लगाना होगा, जो है 10वें नंबर पर आपको क्या लगाना होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको ये लगाना है जरूरी, अगर आप स्टेट तक है तो आपको ये सर्टिफिकेट लगाने हैं बस, लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय तक जाओगे तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट है ये लगाने होंगे। उसके बाद आपको लगाना होगा अपना रेजिडेंट सर्टिफिकेट। जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो आपका रहेगा, जो आपका डोमिसाइल होता है, हरियाणा स्टेट जो डोमिसाइल रहता है वो लगाना होगा। उसके बाद 11वें नंबर पर आपको लगाना होगा कि आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो रहेगा आपका, यानी आप जो है कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, जनरल के अंदर आते हैं, ओबीसी के अंदर आते हैं, या फिर जो है आप एससी के अंदर आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। हरियाणा के अंदर एसटी तो है भी नहीं बिल्कुल भी, तो 3 ही है, जनरल के अंदर, ओबीसी के अंदर या फिर एससी के अंदर आप लगाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आप लगा लेते हैं तो आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट जो आपका एसोसिएशन रहता है, जैसे कि वॉलीबॉल गेम की बात करें तो वॉलीबॉल एसोसिएशन जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का रहेगा उसका जो जनरल सेक्रेटरी रहेगा वहां से आप साइन कराएंगे और डीएसओ के पास जमा कराएंगे और आपकी ग्रेडेशन आपको सी तक मिल जाएगी। और डीएसओ के साइन के बाद आप जो है पंचकूला जमा कराते हैं, यानी अगर हम इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं तो आपको ए या बी दी जाएगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको कोई भी समस्या है इस वीडियो से लेकर तो आप हमारे पास कमेंट करिए, उसको हम सुधार करेंगे। थैंक यू।